उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल हैं उसके द्वारा संचालित, उनमें जो अध्यापक हैं उनकी उपस्थिति, उनकी हाजिरी अब ऑनलाइन लगे। ये जो आदेश आया, इस आदेश का इतना बड़ा और इतना कड़ा प्रतिरोध होगा अध्यापकों के बीच से, इसकी कल्पना शायद बेसिक शिक्षा परिषद ने भी नहीं की होगी और शासन ने भी नहीं की होगी। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में 6 लाख के करीब अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र, अनुदेशक सबको जोड़ लीजिए तो लगभग 6 लाख में से 99% अध्यापक, या यूं कहिए 100% अध्यापक इस निर्णय के विरोध में सड़क पर हैं। प्रतिरोध हो रहा है और इस प्रतिरोध को, इस विरोध को समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है। उससे तस्वीर और गंभीर हो गई। अब मसला सियासी दंगल में भी तब्दील हो गया। एक और सरकार का आदेश है बेसिक शिक्षा परिषद का, और दूसरी ओर एक राजनीतिक दल के रूप में, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। आप जानते हैं कि राजनीतिक दल के लिए ये अनिवार्य स्थिति होती है कि उसकी सरकार अगर है तो उसकी सरकार के निर्णय से बहुसंख्यक लोग सहमत हों, तभी आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा। अब यहां तो 99% खिलाफ हो गए और 6 लाख की संख्या, और अध्यापक लोकमत भी बनाता है, जनमत भी बनाता है, इसलिए और संख्या को कई गुना बड़ा मानकर चलिए। और एक परिवार में 5 लोग तो 6 पंजे 30-30 लाख तो यही हो गए। कुल मिला के स्थिति गंभीर हो गई। अध्यापकों का कहना है कि हमको आप जो निर्धारित अवकाश हैं वो बढ़ा दीजिए, 30 EL कर दीजिए, आधी छुट्टी, हाफ लीव का प्रावधान कर दीजिए, और राज्य कर्मचारियों के समतुल्य सारे सुविधाएं दे दीजिए। स्कूल तक आने जाने का रास्ता ठीक हो जाए। किसी भी अध्यापक को एक मानदंड तय हो जाए कि भाई 30 किलोमीटर के दायरे में ही स्कूल मिलेगा, 20 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर के, और महिला है तो 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा, 10 किलोमीटर के दायरे में, ऐसा तय हो जाए। तब फिर उसके बाद ये स्थिति बने ऑनलाइन वाली, ठीक है, लेकिन इससे पहले नहीं। यही संघर्ष है, और ये संघर्ष राजनीतिक दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। ये है तय। खासतौर पर तब से ये स्थिति ज्यादा सघन हो गई जब से अखिलेश यादव ने इस अध्यापकों के आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। अब प्रदेश भर का बेसिक शिक्षा का अध्यापक, चूंकि समाजवादी पार्टी उसके कॉज को इंडोर्स कर रही है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी की जिंदाबाद कर रहा है। यहां पर भाजपा के लिए तनाव की स्थिति निर्मित हो रही है। शासन अलग चीज है, पॉलिटिकल पार्टी अलग चीज है। पॉलिटिकल पार्टी की चिंता यह होती है कि हमको अगला चुनाव भी जीतना है। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होना है अभी 10 स्थान पर, 10 विधानसभा क्षेत्रों में, और अगर इस ढंग से अध्यापकों के साथ तनातनी रही तो चुनाव में संभावनाएं प्रभावित हो जाती हैं। अब करें तो करें क्या, पीछे हट जाए सरकार? कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान कानूनों पर भी ये सरकार ने किया, एक राजनीतिक फैसला लिया कि अगर किसान ही सहमत नहीं तो हटाइए, जाइए, छोड़िए कानून। और प्रधानमंत्री ने वो तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया था, वापस ले लिया था। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जनता के बीच में जाना है, जनता ही जनादेश देगी। और उत्तर प्रदेश में भाजपा को लोकसभा के चुनाव में संघर्ष करके मुश्किल से 33 सीटें हासिल हुई। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भाजपा और ज्यादा सतर्क है और ज्यादा सजग है।
कि कहीं कोई सावधानी न हटे, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो भाजपा के भीतर, भाजपा के अंतःपुर में यह सवाल अब उठ रहा है कि अगर ये निर्णय 6 लाख अध्यापकों और उनके परिजनों को भारतीय जनता पार्टी से के विरुद्ध खड़ा कर रहा है, तो क्या इस निर्णय को बदला नहीं जाना चाहिए? क्या इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए? क्या इस निर्णय को फिलहाल के लिए स्थगन की मुद्रा में नहीं डाल देना चाहिए? ये चर्चा शुरू हो गई भाजपा के भीतर, लखनऊ में भी और दिल्ली में भी। ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है अध्यापकों को के ऑनलाइन हाजिरी को लेकर, इसकी गूंज, इसका इको दिल्ली तक है। ये छोटी घटना नहीं, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है। लाखों स्कूल का मामला है, लाखों स्कूल टीचर्स का मामला है, छोटी संख्या नहीं। और एक बिंदु पर ये सब विरुद्ध हो जाएं तो किसी भी पार्टी को लगेगा घाटे का सौदा है। उसी भावभूमि में भाजपा अब विकल्पों की तलाश में है। क्या विकल्प निकलेगा, कैसा विकल्प हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। सूबे में ऑनलाइन हाजिरी पर चल रहा शिक्षक बनाम सरकार वाला घमासान अब 3 दिन बाद भी किसी समाधान तक नहीं पहुंच पाया है। विरोध प्रदर्शन के इन हालात में बुधवार को ऑनलाइन हाजिरी का ये आंकड़ा 0 रहा। हमारे सभी की पोस्टिंग ग्रामीण इलाकों में है। ग्रामीण इलाकों की जो दशा है वो सभी लोग अच्छे से जानते हैं। वहाँ की सड़कें, पानी, मूलभूत सुविधाएं, बिजली आज तक नहीं गई है और हमसे ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस की बात की जा रही है। नेटवर्क के लिए हम गलियों में घूमते हैं और हमसे अटेंडेंस की बात की जा रही है। हर जगह पर क्वेश्चन मार्क हमारी प्रेजेंस के ऊपर ही क्यों आ रहा है? दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को 8 जुलाई से अपनी हाजिरी ऑनलाइन दर्ज कराने का आदेश जारी किया है, लेकिन प्रदेश भर के शिक्षक सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार #बायकॉट ऑनलाइन अटेंडेंस ट्रेंड चला रहे हैं। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि वो इसके विरोध में नहीं है, लेकिन पहले मूलभूत सुविधाओं को तो सही किया जाए। दूसरे विभागों की तरह ही हाफ डे लीव, 30 EL और प्रतिकर अवकाश दिए जाए। आज ये तीसरा दिन है जब प्रदेश के लगभग सारे शिक्षकों ने कोई भी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दिया है और हम आगे भी ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। और सरकार से भी मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ प्रदेश के समस्त शिक्षकों की तरफ से कि हमारी जो बुनियादी मांगे हैं, समस्याएं हैं, उनको संवेदनशील होके समझना चाहिए, सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए, तभी हमारे संघर्ष रुकेगा। वहीं शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस के समय में 30 मिनट की बढ़ोतरी भी कर दी है। वहीं इस मुद्दे पर सियासी गलियारों में भी संग्राम शुरू हो गया है। बुधवार को अचानक खबर फैली कि सरकार ने फैसला वापस ले लिया, तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साध दिया। हालांकि वो खबर सही नहीं निकली, लेकिन अखिलेश यादव ने मौके पर चौका मारते हुए बीजेपी को शिक्षक विरोधी करार दे दिया। शिक्षकों पर अविश्वास जताकर भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि ना तो वो शिक्षा का सम्मान करती है, न शिक्षकों का। भाजपा ने अध्यापकों का भरोसा खो दिया है। आशा है इस निर्णय के पीछे विधानसभा के आगामी उपचुनाव में भाजपा की हार का डर कारण नहीं है और उपचुनावों के बाद ये मनमाना आदेश फिर से लागू नहीं होगा। बहरहाल ऑनलाइन हाजिरी वाले इस आदेश पर कलेश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बहिष्कार के बीच शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं उपचुनाव से पहले करीब 6 लाख शिक्षकों के समूह के विरोध प्रदर्शन ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। ऐसे में सवाल यही है
कि क्या सपा ने इस मामले में बीजेपी के लिए सियासी तौर पर बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। सवाल ये भी है कि आखिर कब तक चलेगा घमासान, आखिर कैसे निकलेगा समाधान। 3 दिन हो गए, 8 से शुरू हुआ, 8, 9, 10 और 3 दिन से अध्यापकों की एकता अक्षुण्ण है, उसमें विभाजन नहीं हुआ। शासन के ऑनलाइन हाजिरी के निर्णय के पक्ष में किसी जिले से, किसी कस्बे से, किसी गांव से, किसी तहसील से के स्कूल के अध्यापक खड़े नहीं हुए। ये बड़ा प्रश्न है। इस पर चले, मेहमानों से परिचय कराए और बहस में उतरे हैं। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, 15 सेकंड में वापस आ रहे हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों से आपका परिचय कराएं। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। विजय कुमार बंधु हैं, अध्यक्ष अटेवा, विजय बंधु जी का स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव अभी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ पलों में। विजय जी, आपसे बात शुरू करता हूं, फिर मनीष जी के पास जाऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास। मसला क्या है और इसका संपूर्ण अस्वीकार क्यों है कि नहीं, ऑनलाइन हाजिरी मंजूर नहीं, क्यों, क्या तर्क है इसके पीछे? जी सर, देखिए सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि देखिए हम किसी हाजिरी के खिलाफ नहीं हैं और हाजिरी का सिस्टम कोई आज नया नहीं होने जा रहा। हाजिरी का सिस्टम पहले से ऑलरेडी था और उसका एक चैनल पूरा बना हुआ है। अधिकारियों का एक बाकायदे एनपीआरसी, बीएसए तमाम सारे चैनल हैं। उस चैनलों से आज भी व्यवस्था चल रही थी। उसमें समस्या सर क्या आ रही है कि जो हमारी आपको सर जानकारी बता दें, बेसिक में 50% महिलाओं के लिए रहता है, मतलब बेसिक के शिक्षा में 50% महिलाएं हैं। अब महिलाओं को एक तो उनको उनके जिले में समायोजित नहीं करते हैं, उनके ब्लॉक में नहीं, अभी हमने आपको सुन रहा था, उसके ब्लॉक पे आप नहीं देते हैं। अब एक महिला 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है और 7:30 बजे का टाइम आपने दे दिया है। हमें समय पहुंचने में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि जिन तमाम स्कूलों में जल भराव है वहां जल निकासी नहीं व्यवस्था है, सड़कें नहीं है, इंटरनेट नहीं है। और अभी एक अपवाद स्वरूप ही आप समझ लीजिए सर कि एक महिला अपने स्कूल में पहुंच करके उस पर ऐप पर व्यवस्था कर रही है, तो वो 1200 किलोमीटर दूर अपने स्कूल दिखाई पड़ रही है। और हम सर लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ जैसे शहर में भी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो 2 इंटीरियर एरिया है, वहां पर क्या होती है। हम शिक्षा को, शिक्षार्थियों के हित को पूरी तरह समझते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाने तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से आनन फानन में सारी चीजें की गई, अटेंडेंस, साल भर किताबें नहीं पहुंच पाती, उसके लिए कोई चिंता नहीं। साल भर बीत जाता, किताबें बच्चों नहीं मिलती, किताबें मिलने से बच्चों की पढ़ाई होगी। और उसके बाद हमारी जो तमाम ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। शिक्षा अगर सुधारना है तो मैं सब बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षक को सिर्फ शिक्षण कार्य पर लगाया जाए। दुनिया भर के जो काम है सब बंद कर दिए, शिक्षा व्यवस्था कई गुना बेहतर होगी। विजय बंधु जी, दोबारा मैं आता हूँ वापस, ठीक, अभी रुकना होगा। मनीष अग्रवाल के पास चलूंगा। मनीष जी, मैंने देखा 8 तारीख को मोहनलालगंज के किसी स्कूल में वो लैपटॉप टैबलेट खोला गया हाजिरी लगाने के लिए, तो वो स्कूल की लोकेशन हिंद महासागर दिखाने लगा। क्या वो भारत की बाउंड्री लांघ गया? मोहनलालगंज में स्कूल और वो कंप्यूटर बता रहा हिंद महासागर। कोई हिमालय बता देगा तो और बवाल हो जाएगा। नहीं, खैर, मसला ये है कि राजनीति में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, ठीक। हमने कृषि कानूनों में देखा, मैं उसकी मेरिट डिमेरिट पर नहीं जा रहा, कृषि कानूनों की, क्या उस वक्त तर्क दिया गया था कि इनसे अच्छा कोई कानून नहीं, यही कानून भारत के किसान के भाग्य में राजयोग लिखेंगे। क्या किसान अड़ गया, बोला हमें मंजूर नहीं भैया, हैं गुलगुला आप खाओ, हमें रोटी मंजूर सादा। वो चुनाव, वो कानून वापस हुए। अगर 6 लाख शिक्षक सड़क पर हैं
ऐसा तो नहीं कि 40% शिक्षक इसके पक्ष में 60% खिलाफ है, या 60% पक्ष में है, 40% खिलाफ है। यहां तो 100% प्रतिरोध है। मैं समझ नहीं पाता, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे निर्णयों पर तो सवाल उठेगा ही। जिसके लिए निर्णय है वो उसमें से 33% भी आदमी अगर उस निर्णय के पक्ष में नहीं खड़ा है तो फिर निर्णय क्यों है? किसान आंदोलन के संदर्भ में भी देखिए मनीष जी। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं पहले ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि मैं सरकार के इस निर्णय से खुश हूं, मैं इसका समर्थन करता हूं। इन निर्णयों से लोगों को सहायता मिलेगी। मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। जब नोटबंदी आई थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सरकार ने शुरू करे थे, तो इस देश में बड़े बड़े लोगों ने, इवन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी बोला था कि देश में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऑनलाइन नहीं चल पाएगा, देश की अर्थव्यवस्था फेल हो जाएगी। आज भारत दुनिया में इसमें सबसे सफल है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा यहाँ होते हैं। जो भी शिक्षक बंधु हैं, ये अपने गांव में सब्जी भी खरीदते होंगे तो यूपीआई से पेमेंट करते होंगे। इस बात को मैं भी मानूंगा और आप भी मानेंगे। पैसे के लेन देन में सबके लिए सारे नेटवर्क अवेलेबल हैं। और जब अटेंडेंस की बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क कहीं नहीं है प्रदेश में। ये स्थिति कैसे मान ली जाएगी? अगर एक रेहड़ी वाला भी दूध खरीद रहा है, सब्जी बेच रहा है, वहां पे आदमी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। ये सारे शिक्षक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते होंगे, सबकी तनख्वाहें ऑनलाइन आती होंगी, सब पैसा एटीएम से निकालते होंगे। अब तो किसी को कैश तनख्वाह नहीं मिलती। हाँ, आपकी सरकार से कुछ समस्याएं हैं, आप बैठिए, संवाद करिए, आप अपनी चीजें मानिए, क्योंकि संवाद ही सब चीजों का हल है। लेकिन आप ये कहिए कि प्रदेश में 7 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोड्स ही नहीं है, बिजली ही नहीं है, पानी ही नहीं है, टीचर पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो ये समस्याएं क्या अटेंडेंस आने के साथ शुरू हुई? क्या ये 7 साल से समस्या नहीं थी? आज अखिलेश यादव जी ने इसका समर्थन करा है, तो क्या 12 से 17 में ये टीचरों को ये समस्याएं नहीं थी? ये सारी चीजों को हमें देख के कॉमन प्लेटफॉर्म पर बैठ के इसका हल निकालना होगा। लेकिन सरकार की शासन की नीति का विरोध करना इसका कोई हल नहीं है। ठीक, जो बात मनीष जी कह रहे हैं, मैंने इससे भी मुखर ढंग से किसान आंदोलन में लोगों को सुना, अर्थशास्त्रियों को, वक्ताओं को, प्रवक्ताओं को, नेताओं को, अभिनेताओं को। बोले किसान कानून जिंदाबाद, यही है भारत की कृषि का एकमात्र आधार। क्या वो कानून वापस हो गए ना मनीष बाबू? फिर वो तर्क वाले मुझे ढूंढे नहीं मिले। मैंने उनसे कहा भैया अब आओगे डिबेट? बोले अब रहने दो, अब कटे, अब नमक न छिड़को। क्या किसी चीज की तारीफ में हिमालय पे न चढ़ जाओ, ताकि उतरना पड़े तो फिर बाद में बड़ी विचित्र स्थिति हो जाए। मेरे जैसा आदमी एक ही बात जानता है, जनता के द्वारा जनता का, जनता के लिए शासन, लोकतंत्र की यही परिभाषा है मेरे लिए जी। इसके अलावा सब बौद्धिक विलास है। क्या ये उचित नहीं है? अशोक जी भी आ गए हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। क्या ये उचित नहीं मनीष बाबू कि महिलाओं को ये नियम कर दीजिए कि 10 किलोमीटर के दायरे में ही पोस्टिंग होगी? क्या इसमें कोई समस्या? बिल्कुल सही कह, नहीं बिल्कुल सही। मेरे पास 1000 मैसेज संदेश हैं बच्चियों के कि सर 400 किलोमीटर दूर हूं, 500 किलोमीटर दूर है, मैं का कहीं ससुराल, कहीं हम कहीं पड़े। क्या ये क्यों हो रहा है? गाजियाबाद की बच्ची देवरिया में पोस्टिंग है, क्यों जी? इसमें भी कुछ अलग से पैसा लगना है? नहीं। इसके लिए कोई अलग से संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रस्ताव पारित होगा? नहीं। जिन कंचन वर्मा ने ये हुक्मनामा जारी किया कि अब ऑनलाइन सब होगा, उन्हीं के दस्तखत से ये भी हो जाता जी कि जो भी आप होम टाउन लिखेंगे महिलाओं के लिए विशेष तौर पर, उनको 10 किलोमीटर की रेडियस में ही नियुक्त रखा जाएगा। ये क्यों नहीं होता है? और एक बात मनीष बाबू ने कही कि क्या अभी सब गड़बड़ हो गया? नहीं, हम ये नहीं मान कहते, लेकिन क्या ये सच नहीं है? जो लोग केवल गूगल देखते हैं उनकी नहीं कहता, मैं तो गूगल सबसे कम देखता हूं, जमीन सबसे ज्यादा देखता हूं। ऐसे ऐसे गांव हैं मनीष बाबू क्या, जहां चौमासे में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। भैया लखनऊ में तो नाव चल जाती है, और आप कह रहे हो ऐसा और वैसा। ना ना ना, हम भी जानते हैं ना चीजें। ऑनलाइन का मामला रखो, लेकिन पहले शौचालय बने,
बिजली पहुंचे। क्या ये ठीक नहीं है कि अध्यापक को रसोइया बना दिया, चौकीदार बना दिया? इस सरकार ने नहीं, सभी सरकारों ने चौकीदार बना दिया, रसोइया बना दिया, बीएलओ बना दिया, सीएलओ बना दिया, पोलियो पिलाने वाला बना दिया है, सब्जी मंडी सब्जी खरीद के लाने वाला बना दिया। मास्टर तो रहा ही नहीं। क्या कम शर्म की बात है क्या हमारे लिए? अध्यापक के पास जब पैसा कम था तो गरिमा थी। आज क्या बना के रख दिया उसको? बाबू बना दिया। ये अध्यापन और अध्यापक दोनों के लिए न्यायपूर्ण नहीं है, ये जान लीजिए भाई। मैं इस बात को कम से कम जब भी शिक्षा पर बहस हुई होगी मैंने इस बात को उठाया होगा कि अध्यापक से सिर्फ अध्यापन कार्य कराना चाहिए। और प्रशांत जी बैठे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट और देश के लगभग हर हाई कोर्ट ने दसियों बार इस पर निर्णय दिया होगा कि अध्यापकों से गैर शिक्षण कार्य मत कराइए। कोई सरकार मानी क्या? कोई सरकार मानी क्या? क्यों? उनको जो तनख्वाह मिलती है वो तो पढ़ाने के लिए मिलती है ना, रसोइया के लिए तो नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को मनीष बाबू राज्य कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसमें कोई बुराई है क्या मांग इस मांग में? नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? उनको कैशलेस इलाज है, मास्टर को नहीं है, क्यों? उनके पास 30 EL है, टीचर को नहीं है, क्यों? टीचर गया गुजरा है क्या? माफ करिएगा, मैं इसलिए इस तरह के तर्क के साथ खड़ा नहीं होता। अशोक यादव जी, भाजपा वाले कह रहे कि भाई अखिलेश यादव ने राजनीतिक कारणों से इस आंदोलन का समर्थन करके स्थिति और कठिन कर दी। आपको लगा यही है राइट टाइम, खड़े हो जाओ जी। अमिताभ जी, इसमें देखिए कोई राजनीति नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो मुख्य मांगे हैं कि जो हमारे शिक्षक भाई हैं इनके साथ सरकार कम से कम टेबल टॉक करे, अब बुला के बात करे कि क्या समस्या आपको हो रही है डिजिटल अटेंडेंस देने में। वो अपनी समस्याएं बताएंगे और उन समस्याओं का निराकरण करने के आश्वासन या निराकरण करने के उपरांत आप उनसे सहमति करके आप डिजिटल अटेंडेंस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो कृषि कानून की बात की, आपको याद होगा कृषि कानून में भी इसी तरह न तो किसान नेता को बुलाए, न तो पार्लियामेंट में कोई स्वस्थ बहस किए, जबरदस्ती तीनों कानून थोप दिए किसानों के सर पे, कि लो बेटा ऐसे ही जाओ, तुम्हें ये तीनों कानून झेलना है। तो किसान सड़कों पे आया ना। अगर वो बात करते, किसानों से हेल्दी डिस्कशन करते तो नौबत नहीं आती। वही स्थिति शिक्षकों की है। आज शिक्षकों की जो बुनियादी मांगे हैं, आज उनके साथ मैंने कई शिक्षक नेताओं से बात किया। अमिताभ जी, इतना परेशानी है उनके जीवन में, जो आपने कहा, जो बिल्कुल जेन्युइन बात आपने कहा। उन्होंने कहा कि हमारे पास 30 डेज का EL है, उन्होंने कहा 15 डेज का हाफ CL है, हाफ CL, हाँ 14 CL है। इनमें करें कि हमारे लिए बहुत अपर्याप्त है। इसको सरकार इस समस्या को सुने, हमारा निदान करे। इसके अलावा जो आपने बाकी समस्याएं बताई हैं कि जो हमें बाकी सुविधाएं जो राज्य कर्मचारियों को मिलती है हमारे शिक्षकों को क्यों नहीं। आप जो रिमोट एरियाज में प्राइमरी स्कूल्स हैं या रिमोट एरियाज में जो सरकारी स्कूल्स हैं, वहां पे अगर रास्ता नहीं सही है तो हमारे शिक्षक कैसे जाएंगे वहां पे? तो आप उनकी नियुक्ति ऐसी जगह करो कि जहां पे उनकी डिस्टेंस कम हो। महिला शिक्षकों के साथ जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, उनका निराकरण आप करो। तो ये सारी चीजें अगर सरकार टेबल टॉक करके उनसे बात कर लेती है तो हमारे शिक्षक भाई भी कन्विंस हो जाएंगे। तो कन्विंस करके अगर कोई नियम लगाते हैं अमिताभ जी, तो मुझे लगता है वो डेमोक्रेटिक होता है। लेकिन थोपना जो है वो अनडेमोक्रेटिक होता है। ये सरकार शुरू से ही अनडेमोक्रेटिकली हर काम करती है, थोपने के अलावा इसके पास कोई कानून नहीं है। उससे सरकार, देखिए, शिक्षकों को मानती है सरकार की चोरी करते हैं इसलिए समय पे स्कूल नहीं आती, सरकार मानती है। लेकिन जो सरकार में बैठा है उसको चोर कह, वो विधायक सुभाष पाठक कह रहा है कि हमने पेपर लीक कराए, सरकार उसको चोर नहीं मान रही है। लेकिन शिक्षक हमारा ईमानदारी से पढ़ा रहा है, उसको चोर मान रही है। आज अगर विधायक जिसने पेपर लीक करा एक्सेप्ट किया, अशोक भाई अभी रुकना होगा, अशोक बाबू रुकना होगा, मैं प्रशांत पटेल जी के पास चलूंगा। लेकिन एक बात कहूं कि भाई सचिवालय है और हर जिले में तहसील है,
कलेक्ट्रेट है। मनीष बाबू आप भी सुनो क्या, जी जी वहां वो बीहड़ में नहीं है, वो सब ठीक ठाक जगह पे है। क्या कलेक्ट्रेट तो कहीं बीहड़ में है नहीं कि जहां चारों तरफ तालाब बन जाए। जल भराव होता है, वो 2-4 घंटे में खोली खाल देते हैं। जहां कलेक्टर बैठता है वहां तो ठीक कर ही लेते हैं। वहां पहले ऑनलाइन लागू नहीं कर सकते थे। पहले सास गुड़ खाना छोड़े, फिर बहू से कहे गुड़ ना खाओ। सास तो गुड़ और गुलगुला दोनों खा रही, अब बहू से करे ना गुड़ मत खाना, ये नहीं चलेगा। शिक्षा मित्र और अनुदेशक, उनको रुपया मिलेगा 9,000 और 10,000 रुपया महीना। नियम कायदा शर्तें सब लागू हो जाएंगी। उनको दे दीजिए पूरा ग्रेड, उनको पूरा ग्रेड दे दीजिए, फिर ऑनलाइन नहीं सुपर ऑनलाइन कराइए, पहले ग्रेड तो दे दो। 10,000 रुपए में मनीष बाबू परिवार पालना आज के टाइम में, टीवी पर बैठ के कुछ भी कह लो मित्र प्रशांत जी, लेकिन 10,000 रुपया में परिवार महीने भर पालना, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं और इससे बड़ी कोई सजा नहीं। प्रशांत जी, एक बुनियादी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब हमको ये निर्णय करना था बेसिक शिक्षा परिषद को, तो जो स्टेक होल्डर है, इसमें सिंगल स्टेक होल्डर है अध्यापक। 6 लाख से ना सही 6,000 लोगों से तो चर्चा होनी चाहिए थी। नहीं, हर इलाके से 1-2 प्रतिनिधि चेहरे चुन के उनके साथ कुछ बैठक होनी चाहिए थी, चर्चा होना चाहिए था, कहीं कोई सहमति बननी चाहिए थी। नहीं, या आईएएस अधिकारी ही काजू खाते हुए, पेस्ट्री खाते हुए, अंजीर का जूस पीते हुए फैसला कर देगा कि कल से 6 लाख लोगों पे नियम लागू हो जाएगा, बोले जूस और लाओ। नहीं, ये बस्ती से बहराइच तक, गाजीपुर से गाजियाबाद तक हाहाकार क्यों मच गया? क्या बेहतर नहीं होता कि बेसिक शिक्षा के सर्वोच्च अधिकारी, शिक्षा विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव, ये जितने भी कारकुन हैं, ये सब लोग 10-15 दिन एक मैराथन बैठक कर लेते और जो कंसेंसस बनता वो लागू हो जाता। प्रधान जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। जैसे जैसे आधुनिक की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो कई सारे नए परिवर्तन हमारे सामाजिक जीवन में बाकी जगह भी आ रहे हैं। उसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। और चूंकि डिबेट इस विषय पे है, तो अभी जो मूल जो विषय डिबेट जो विरोध हो रहा है, ये डिजिटल अटेंडेंस का हो रहा है। बाकी विषय ठीक है कि और भी मांगे हो सकती है, मांगे एड्रेस की जानी चाहिए, लेकिन अभी जो यहाँ डिजिटल वाला विषय, अभी चूंकि गर्मियों में अगस्त सितंबर में क्या होता है कि एक टाइम का स्कूल होता है, एक पैर बोलते हैं देहात में, तो मतलब सुबह होता है 1 बजे तक होता है, 12 बजे 1 बजे तक, इसलिए भी 7:30 बजे का समय है। अभी अगस्त से सितंबर से जो भी शेड्यूल सरकार का होगा उसका फिर 10 बजे से स्कूल हो जाता है, फिर शायद में सुबह वाली समस्या नहीं होगी। और कोई भी जो नया परिवर्तन आता है तो स्टार्टिंग में समस्याएं आती हैं। जब हम लोग डिजिटल की तरफ भी बढ़े थे, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े थे, तो चीजें समस्याएं आई थी। हाँ, बारिश वाला विषय ये है कि अभी बारिश उस समय तक है, 1-1.5 महीने तक समस्या रहेगी, लेकिन एक पूरी तरीके से इसको खारिज कर देना ये भी गलत है। और देखिए आराम से भी तो है, जैसे मैं अपने फतेहपुर जिले का बताता हूँ, बहुत सारे शिक्षक है, उनकी पोस्टिंग फतेहपुर में है, फतेहपुर के रहने वाले हैं, लेकिन कानपुर में मकान बना के रहते हैं, 50-60 किलोमीटर से आते हैं। भाई जब आपकी पोस्टिंग हुई थी तो आपको पता है कि आपको पोस्टिंग फतेहपुर जिले में रहेगी तो आप नजदीक रह सकते हैं। आपको फतेहपुर शहर में भी रहना है, कानपुर में भी रहना है, और नौकरी आपको देहात के स्कूल तो देखिए प्राइमरी विद्यालय देहात में ही होगा। उसका पर्पज ये कि वहाँ SC OBC जो गरीब वर्ग के लोग हैं वही लोग पढ़ते हैं, उनके लिए बनाया गया। कोई जो अधिक जो धनी होता है, शहर में तो प्राइमरी स्कूल है नहीं, तो आपको तो देखिए जाना पड़ेगा। गांव में ही प्राइमरी स्कूल होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो पता है कि गांव में जाना पड़ेगा, गांव में सड़क भी खराब होगी, पानी भर जाता है। ये तो ऐसा तो नहीं क्या 2024 में समस्या आई है, पहली समस्या होती, ये तो बेसिक समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको बिल्कुल एक खारिज कर देना। और ये कोई डिजिटल अटेंडेंस पहली बार तो हो नहीं रही, केंद्रीय कर्मचारी के लिए बाकी जगह है, वहाँ भी 9:30 बजे आपको अटेंडेंस पंच करनी पड़ती है, बाकी जगह प्राइवेट ऑफिस में भी होती है, बाकी मीडिया में भी जाते हैं सब लोग, तो सब टाइमिंग होती है। तो अगर बाकी अन्य कोई समस्या है, उन समस्याओं को एड्रेस किया जाना चाहिए। अब इसे छुट्टी की बात हो रही थी, जून महीना पूरा बंद रहता है प्राइमरी स्कूल, अन्य भी छुट्टियां शायद 15 दिन की और मिलती हैं। अब इस तरह तो पुलिस वाले भी कहेंगे, पुलिस वालों को नहीं मिलती है 1 महीने की छुट्टी, और कितने सरकारी विभागों में इतनी छुट्टियां मिलती हैं। सैलरी भी 60-70 हजार है प्राइमरी शिक्षकों की, सैलरी भी कम नहीं, कैसे सैलरी कम हो। तो ये तरह से बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा बना देना कि 6 लाख लोग हैं और बिल्कुल उनकी मांगे
ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत तरीके से होगा। या ये आप कह सकते हैं प्रक्रिया में थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। 30 मिनट का उसको ग्रेस दिया गया है, उसको टाइम दिया जा सकता है। लेकिन एक तरफ से विरोध करना और दूसरी बात किसान आंदोलन में इससे तुलना नहीं की जाती। किसान जो थे सरकार के एम्प्लॉय नहीं थे, शिक्षक जो है सरकार के एम्प्लॉय हैं, तो आपको सरकार का नियम भी मानना पड़ेगा। आप जब फॉर्म भरते हैं करते हैं तो आपको सरकार तो निमंत्रण देने जाती नहीं कि आप आइए अध्यापक बनिए, ज्वाइन करिए, आप स्वयं अपनी इच्छा से जाते हैं। तो ये चीजें समस्याएं हैं। अब शिक्षा सैलरी लेंगे तो बढ़ाना पड़ेगा। अभी किसी कंपनी में काम करते हैं तो सैलरी लेते हैं तो काम करना पड़ता है, तो नियम भी मानने पड़ेंगे। इसमें कोई नियम मानने से क्यों भाग रहे हैं? ठीक है प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी या सरकार क्या ये घोषणा कर सकती है कि चाहे जो हो जाए अंगद का पांव गड़ा दिया, कोई माई का लाल कुछ बोले, ये हाजिरी जारी रहेगी? कर सकती है? करे तो कर दे। एक मैसेज तो लाउड एंड क्लियर हो। कल को आप विड्रॉ कर लेंगे, स्थगन लगा देंगे, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। पार्टी अलग, बेसिक शिक्षा परिषद अलग। विधायक, अभी हमारे पास कुछ विधायक आए थे भाजपा के कल मिलने, मैंने उनसे पूछा क्या स्थिति है। अरे बोले भाई साहब खाली पीली का बवाल, बताइए लोकसभा में अभी क्या स्थिति बनी है और ये नया कट्टा खुल गया। वो भाजपा के विधायक हैं जीते हुए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भाई। हम इस प्रदेश के रग रग से वाकिफ है मित्र। हम डिजिटल थोड़ी नहीं, हम तो जमीन के आदमी हैं। ये समस्या है। समाजवादी पार्टी को क्या करना, उनको तो एक ट्वीट में उनका काम हो गया क्या। अब अशोक यादव मतलब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चौराहे पर कहेगा हाँ भाई बुलाओ उनको, भाजपा वालों को, जिनने ऐसी व्यवस्था कर दी। लोकतंत्र में प्रशांत जी सिर गिने जाते हैं क्या। अगर थ्योरी और सेमिनार और लॉजिक की बात होती तो इसके लिए तो बड़े बड़े विद्वानों ने लेख लिखे थे कृषि कानून के लिए। आपने कहा कि ये वो टीचर इसलिए मानेगा क्योंकि वो हमारा मुलाजिम है सरकार का। वोट वो भी देता है, किसान भी एक ही वोट देता है, एक ही वोट मास्टर भी देगा, मुलाजिम हो चाहे कोई हो। ऐसा थोड़ी कि मुलाजिम वोट नहीं डालेगा। और सरकार तो वोट से ही बनेगी मित्र, और बचेगी भी वोट से ही। नहीं, मास्टर का वोट भी उतना ही कीमती जितना किसान का। इसमें मुलाजिम क्या करेगा। मुलाजिम है चलो ठीक है, ईवीएम तो मिलेगी ना। अभी 10 बाई इलेक्शन में मिलेगी, फिर 27 में पूरी ईवीएम मिलेगी। तब तो हमारी उंगली होगी, मतलब व्यक्ति की उंगली होगी। वहीं से लोकतंत्र में तय होगा सरकार किसकी। इसलिए मैं कह रहा हूं मनीष जी, बड़े फैसले जो सबको प्रभावित करें, 100 आउट ऑफ 100 सबको प्रभावित करते हैं, उन फैसलों में लोकतांत्रिक सरकारों में पहले से रायशुमारी विचार विमर्श क्यों नहीं हो जाए। इसमें कोई समस्या है क्या? ये कोई गलत बात है क्या? या हम ये मान लेंगे बेसिक शिक्षा परिषद का जो डायरेक्टर है या अध्यक्ष है या जो भी है चेयरमैन है, वो सर्वाधिकार सुरक्षित है। मनीष जी, इसमें क्या समस्या थी? एक प्रक्रिया हो जाती कि भाई 6000 टीचर बुलाए गए, उनसे 5 राउंड बात हुई अलग अलग विषयों अलग अलग समय पर। कुछ समस्या थी क्या? फिर क्यों नहीं हुआ? मनीष बाबू। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। रायशुमारी होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए, डेलिब्रेशंस, टॉक्स जरूर होने चाहिए। कोई निर्णय सरकार जब बड़ा निर्णय लेती है, जो बड़े लोकतंत्र में या बड़ी जनता को जाता है, लेकिन हर सरकार के निर्णय का विरोध करना भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आज डेलिब्रेशंस पहले नहीं हुए, आज वो डेलिब्रेशंस होने चाहिए। शिक्षकों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उसका हल भी निकालना चाहिए। लेकिन अगर सारे डिपार्टमेंट्स यही विरोध करने लगेंगे, जो भी निर्णय आएगा, और वो ये खड़े हो जाएंगे ये कहते हुए कि हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे, ये भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए।
भाजपा को या कोई भी दल जो सत्ता में हो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा डिसीजन अगर ले रहे हैं लार्जर सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है तो ड्यू डेलिब्रेशन और कंसल्टेशन होनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी भी हर निर्णय को वापस इस तरीके से करेगी कि हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, ये भी गलत है। आज जो मांगे हैं, आप अटेंडेंस के खिलाफ हो, आप अटेंडेंस पे अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कशन कर लो, लेकिन अगर उसके संग 10 मांगे और है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, मानदेय होना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया अलग होनी चाहिए। ठीक, मनीष बाबू एक बात आपको याद दिला दें, आपने कहा सरकार के हर निर्णय का विरोध भी ठीक नहीं है, आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जब इंदिरा गांधी का शासन था तो जॉर्ज फर्नांडीज भारत के रेलवे कर्मचारियों के सबसे बड़े नेता थे क्या, और उनके द्वारा कराई गई हड़ताल भारत में आज तक नजीर है। क्या वह लोकतांत्रिक है क्या? गजब बात है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि हम सहमति व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। और एक बात कहूं, प्रशांत बाबू को भी इस बात को समझना चाहिए, प्रशांत से मेरे मतलब भाजपा को, कुकर देखे हो ना मनीष बाबू, कुकर में सीटी नहीं होता है तो कुकर फट जाता है क्या? सीटी लगी रहनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी है, हमने माना वो कुछ नहीं कर सकता क्या? प्रशांत जी ने कह दिया भाई हमारे आप एम्प्लॉय हो, तनख्वाह लेनी है तो बात माननी पड़ेगी, ठीक है चलो, चुनाव तो आएगा ना तब। ये लोकतंत्र है मित्र, राजतंत्र थोड़ी ना है कि बेसिक शिक्षा के चेयरमैन ने दस्तखत करके जारी कर दिया। खैर विजय बंधु जी, आपने मनीष जी को सुना, आपने भाजपा को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई अभी बरसात है, बरसात तो महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी, फिर क्या समस्या है? बंधु जी देखिए, अभी बातें आई कि शिक्षक को बात माननी चाहिए। शिक्षक अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, रजिस्टर पर दस्तखत कर रहा है, काली पट्टी बांध करके बच्चों को पढ़ा रहा है, वो मान का नहीं रहा, मान रहा है, अपनी अटेंडेंस पहुंचा रहा है रजिस्टर पर, और शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है, समय पे पहुंच रहा है। हम मान तो रहे हैं, हमारा आपत्ति जो है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के है। और शायद सरकार 3 दिन हो गए सर, 3 दिन हो गए और एक भी शिक्षक, मैं तो सरूर करता हूं शिक्षक साथियों को अपने, कि 3 दिन में एक भी अटेंडेंस देने, ऑनलाइन अटेंडेंस को नहीं दिया। ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए शिक्षकों की एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। और इस बात को न समझिए कि हम आपके मुजालिम हैं, ठीक है हम आपके मुजालिम हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक बंधनों से हम भी बंधे हैं और आप भी बंधे हैं। सरकार का मतलब होता है लोक कल्याण का काम करना, सरकार का करना तानाशाही परमिशन नहीं देना होता है। और अभी जो ये जो दिया गया है, ये टोटल तानाशाही प्रवृत्ति के लिए दिया गया है। और टीचर को खास करके मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, वो मशीन नहीं है, वो मानवीकृत है। जब टीचर स्वस्थ और बिना टेंशन फ्री रहेगा तो अच्छी शिक्षा देगा। आप उसको टेंशन में दे करके शिक्षा व्यवस्था तो नहीं सुधार सकते फिलहाल, और आपका नजरिया भी नहीं लग रहा है। हम कहते हैं इसी तरह की डिबेट, इसी तरह की चर्चा, इसी तरह सरकार की फरमाइश क्यों नहीं आती कि हम जिस दिन 10 दिन के अंदर सारी किताबें पहुंचा देंगे, उस पर जोर किताब पर नहीं होता है सरकार का। ऑनलाइन अटेंडेंस आए, इसी पे काम चल रहा है। मैं कहता हूं मूलभूत जो आवश्यकता है, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि 10,000 अनुदेशक पाता है और आप उससे विश्वगुरु बनाने की कल्पना करते हैं। मनीष जी हो चाहे भाजपा प्रवक्ता हो, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम शिक्षक जरूर हैं, लेकिन हम भी इसी देश के नागरिक भी हैं, हम वोटर भी हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। और हम कर क्या रहे हैं? हम तो अपने काम करते हुए आपसे फरियाद कर रहे हैं कि सरकार ये मेरी समस्या है, इसको आप ठीक है विजय भाई, रुकना होगा। अशोक यादव जी, सरकार आपकी भी रही, सरकार भाजपा की भी रही, सरकार कांग्रेस की भी रही। कांग्रेस की तो चलो बहुत समझ नहीं यूपी में, लेकिन आपकी बहन जी की तो अभी खूब रही, अब इनकी है। अध्यापक को आपने इतना समय छोड़ा है क्या कि वो पढ़ा भी ले? जो मूल काम था उसे तो आपने रोबोट बना दिया। अध्यापक मुझसे कहते हैं भाई साहब हम सहायक अध्यापक हैं, हम सुबह मंडी गए थे, फिर वहां से काशी फल लाए, अब सब्जी बनवा रहे हैं मिड डे मील के लिए। क्या ELO BLO वो ड्रॉप पिलाने वाला चौकीदार बाबू बोले BSN सूचना मांगी, 4 मास्टर बैठ के वही टाइप कर रहे हैं। क्या बाबू तो है नहीं स्कूल में, कौन देगा सूचना? बोले अध्यापक को लगा दो। अभी किसी मित्र ने मुझे भेजा 27 काम है गैर शिक्षण के। अशोक जी
27 काम एक टीचर करता है जो गैर शिक्षण के कार्य हैं। फिर जब वक्त बचे तो 28वें में शिक्षण आता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अशोक जी। जी जी अमिताभ जी, देखिए बिल्कुल जेन्युइन बात आप कर रहे हैं कि जो भी शिक्षक है वो भी कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। प्रधान भी उसको बुलाता है, गांव प्रधान भी बुलाता है, बुला के लाओ मास्टर को, क्या? जी जी जी। उसको तो आपने ऐसा बना दिया कि मतलब 3 में 13। अशोक जी। जी देखिए अमिताभ जी, इतनी दुश्वारियां झेलने के बाद भी ये सरकार की मंशा है, सरकार ये सोचती है कि हमारे शिक्षक जो है गैर हाजिर या देर में आते होंगे या बच्चों को पढ़ाते नहीं होंगे या इसी तरह की कुछ दिमाग सरकार चला रही होगी, इसलिए इस तरह की व्यवस्था को मैंडेटरी किया है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, जैसे अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि ये हमारे नियम कानून है, लेकिन उनके पास भी तो मौलिक अधिकार है। शिक्षकों के पास या सरकारी कर्मचारियों के पास भी मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और वो कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि आपने एक छड़ी उठाई और कह दिया छड़ी पीटा खड़े हो जाओ, छड़ी पीटा बैठ जाओ, जाओ लोग वहां वो ड्यूटी कराओ, जाओ वो ड्यूटी कराओ। ये सारी चीजें कैसे आप कर सकते हो? उसके पास भी शिक्षक भी एक इंसान है, वो कोई रोबोटिक चीज नहीं जो आपने कहा, वो कोई मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो चाहे आपने सॉफ्टवेयर फीड किया, वो बटन दबा दो, वो जो काम करने लगेगा। ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन सरकार कोई भी रही हो, जो आपने कहा कि इस तरह की शोषण कभी किसी सरकार ने शिक्षकों का नहीं किया अमिताभ जी, जिस स्तर पर शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। आज अगर शिक्षक में फिर अशोक जी 1 मिनट रुकना होगा, 1 मिनट रुकना। मैंने इतनी सरकारें देखी, ठीक, सब सरकारों ने शिक्षक का कचूमर खूब निकाला, क्या? माफ करिएगा। आखिर मुझे एक बात बता दें मनीष बाबू, आप तो योग्य व्यक्ति हैं, जब आप उसको जातिगत जनगणना बिहार में लगाए थे टीचर को, क्या बेसिक के, तो वो हाजिरी में क्या लिखेगा? और जब प्रधान के घर जाएगा, प्रधान उसको टाइट करेगा, बुलाएगा, तो कहां से हाजिरी लगेगी? और सब्जी लेने जाता है मिड डे में तब, और खाना बनवाता, खाना परसवाता तब। उसकी नियुक्ति तो पढ़ाई के लिए हुई थी ना। यह भर्ती के समय ये सब बातें थी। प्रशांत जी, एक बड़ा इशू है अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लाइन्स। ये हमेशा मैंने देखा और इस बात के लिए मैंने हमेशा पीड़ा व्यक्त की सार्वजनिक मंचों पर कि भाई, और एक उदाहरण बताता हूं आपको। मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार से एक बार आग्रह किया कि प्राइमरी स्कूल के जितने भी टीचर हैं, इनको सरकारी कर्मचारियों की सब सुविधाएं आप देना वो बात का बात है, आप इनको कैशलेस हेल्थ वो बीमा दे दीजिए। क्या मालूम मुझसे क्या कहा गया कि अग्निहोत्री जी, आयुष्मान बन जाता है सब गरीबों का कार्ड। आप अध्यापक को ये समझते हैं क्या? अगर अध्यापक को सरकारी बीमा मिल जाता तो कोई समस्या थी क्या? अगर राज्य के कर्मचारियों को मिल रहा है, सरकार में जो चपरासी है उसको भी बीमा मिल रहा है, लेकिन जो गुरु जी हैं, जिनको हम कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, उनसे कहा तुम आयुष्मान बनवा लो। प्रधान जी, नहीं, ये धारणा है ठीक है क्या? ये देखिए, और जो मांगे हैं उसमें कोई आपत्ति है नहीं, और जो मांगे हैं की जानी चाहिए। और योगी सरकार बनने के बाद भी बाद से 2017 के बाद से लगातार प्राइमरी विद्यालयों के कायाकल्प का अभियान स्टार्ट किया गया। 1,80,000 से अधिक विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। 2 करोड़ लगभग छात्रों को 1,200 रुपये उनके लिए यूनिफॉर्म के लिए दिया जाता है। अन्य सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, विकास भी लगातार हुआ है। ये अन्य जो आप जैसे स्वास्थ्य की मांग है, ये सारी हो रही है। और जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, कुछ हमसे नाराजगी चाहे केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से इसलिए भी रहती है कि थोड़ी सी सख्ती हुई है। अब जो है पहले की तरह ऐसा नहीं होता। पहले बहुत सारे ऐसे न्यूज में आते थे कि भाई शिक्षक कहीं और बैठा, उसकी अपनी जगह पे दूसरा कोई पढ़ाता था। 20-20 साल तक लोगों ने पढ़ाया है, बाद में ऐसे मामले पकड़े गए, लेकिन अब वो चीजें मक्कारी बंद हो गई है। तो इस चुनाव में भी सरकारी कर्मचारियों को तो रहा है नाराजगी, क्योंकि एक माइंडसेट ये बन गया है। और मैं इससे पहले बता दूं कि मेरे घर में स्वयं 3 लोग टीचर हैं, तो और मैं हर चीज जानता हूँ। मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ, मेरा किसी पक्ष की बात नहीं, ना ही मैं सरकार का पक्ष ले रहा हूँ। लेकिन एक मानसिकता बन गई है कि हम एक बार सरकारी नौकरी पे आ जाएं और सरकार हमें 60 साल तक दमाद बना करके रखे। तो ये स्थितियां अभी तक चली आ रही है। अब सरकार ने थोड़ी सख्ती दिखानी चालू की,
केंद्रीय कर्मचारियों को भी यही रोना है कि सुबह 9:30 बजे आके पंचिंग करना पड़ता है। भाई जब आपको सैलरी मिल रही है तो आपको पंचिंग करने में पूरा समय देने में क्या आपत्ति है? बैंकों में आप पहले सीआई में चले जाइए, जब भी जाइए बोलिए लंच के बाद आना। तो प्राइमरी शिक्षकों में समझ रहा हूँ कुछ बेसिक समस्याएं हैं, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक ये अटेंडेंस वाला बात है तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको इतना हल्ला मचाया जाए। तो अगर आप सैलरी लेते हैं तो आपको सरकार के नियमों का पालन भी करना चाहिए। आपको पढ़ाने के लिए सैलरी मिलती है, उसको आप एडजस्ट करिए। गाँव स्कूल तो देखिए, प्राइमरी स्कूल गाँव में ही होगा, उसका सड़क भी खराब हो, पानी भी भरा हो, और वो गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए स्कूल बने हुए हैं। आप अगर रहेंगे शहरों में और विद्यालय आपका गाँव में है तो ये तो थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी। फिर आप गाँव में रहिए। पुलिस वाले की भी तो पोस्टिंग 500 किलोमीटर होती है, वो तो नहीं करता, उसको तो नहीं मिलती है 30 दिन की छुट्टी, उसकी तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। हाँ, ये बात है कि हाँ, पुलिस वाले से एक अध्यापक अधिक उसका स्टेटस अच्छा होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन इतना भी इसको एक तरीके से इशू बनाना, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है। जी, शिक्षा का करना है, ठीक, अभी रुकना होगा। मैं एक बात लेने पड़ेंगे, सरकार निर्णय लेगी। जी, मैं एक बात कहता हूँ, भाजपा भी कह रही है कि बुनियादी जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि थोड़ा चक्के को घुमा लो मनीष बाबू। नहीं, पहले बुनियादी समस्याएं समाप्त कर देते, जिनको आप भी मान रहे हो कि हाँ ये समस्याएं हैं, फिर ये अटेंडेंस लागू कर देते। नहीं, क्या समस्या थी? पुलिस पकड़ लेती, या उत्तर प्रदेश में कंपन हो जाता, ये गंगा सूख जाती, हिमालय दरक जाता, क्या हो जाता? बताओ भैया मनीष बाबू, पहले झंझट खत्म हो जाते। पहले एक आदेश हो जाता कि भाई 6 महीने के भीतर सारे महिला अध्यापक जो हैं वो समायोजित होंगे 10 किलोमीटर के रेडियस में या 15 किलोमीटर के रेडियस में। क्या तो विजय बंदूक पास कहने को तो नहीं बचता बाद में। सारे बेसिक शिक्षा के अध्यापक राज्य कर्मचारी के समतुल्य स्वास्थ्य बीमा पाएंगे। ये करने में कितना टाइम लग रहा है? मैंने ये बात कही थी कि शिक्षा मित्र 10,000 रुपया पाता, अनुदेशक 9,000 रुपया पाता। अरे उनको तो कार्ड दे दो भैया हेल्थ का। तो जवाब आता है कि उसमें लगवा लो, आयुष्मान में। मनीष बाबू, ये भाव तो ठीक नहीं है। अध्यापक को क्या आप लेबर चौक पर खड़ा लेबर बनाना चाहते हैं? मनीष जी, साहब जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन सारी समस्याओं पे जरूर डिस्कशन होना चाहिए। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था, इन सुविधाओं पे काम करने के बाद ये आदेश लाना चाहिए था। लेकिन मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे विजय जी अभी कह रहे थे कि टीचर इसमें कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं बस, और रजिस्टर में साइन भी कर रहे हैं। तो क्या 6 लाख में से कुछ भी ऐसे टीचर नहीं है जो डिजिटली साइन करके सरकार को ये समस्या बता सकते हैं कि जहाँ पे सुविधाएं अवेलेबल है वहां पे हम कर रहे हैं, जहाँ पे नहीं अवेलेबल है आप वहां पे काम करिए। लेकिन 6 लाख में से एक भी आदमी उस पर साइन नहीं कर रहा, जैसा रिपोर्ट आ रही है आज के दिन में। तो क्या कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो डिजिटल साइन नहीं कर सकता? आपको सरकार से उनकी बात आ जाए। जी, मैं ये चाहता, मेरी मंशा ये है कि टीचर अगर इस तरीके से करके अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे तो क्या वो एक अच्छा तरीका नहीं होगा कि इन 6 लाख लोगों में से हमने कर दिया, बाकियों को सुविधा नहीं है, वो नहीं कर पा रहे। मनीष जी ने शुरुआत में कहा था कि डिजिटल पूरा देश हो गया, धनिया भी डिजिटली खरीदा जा रहा है, आलू और मेथी भी डिजिटली खरीदा जा रहा है। उनकी तर्क ठीक हो सकता है, लेकिन वो वैकल्पिक है। मेरे जैसे लोगों को भी आप खरीदारी करने से रोक नहीं सकते। मैं तो डिजिटल नहीं करता, मैं तो भैया जेब में 10 रुपया 20 रुपया 50 जो इतना सामान लेना लेके निकलता हूँ, ले आता हूँ। मुझे पुलिस नहीं पकड़ सकती। यहां कंपल्शन है मेरे भाई, इसकी उससे तुलना कैसे कर देंगे आप? कुछ लोग बहन को नेक देते हैं रक्षाबंधन पर, फोन में ट्रांसफर कर देते हैं। मैं तो भाई लिफाफे में रख के पांव छू के देता हूं। ऐसा तो नहीं कि मुझे संसद से कानून बना के रोक देगा। लेकिन ये आपने कह दिया ना, सब पर लागू सैलरी तभी बनेगी जब ऐसा करेंगे। ये अपरिहार्यता हो गई, इसलिए उसकी तुलना इससे मत करिए। और डिजिटल भी एक दिन में नहीं आया ना मेरे भाई, भारत में बरसों लग गए सीखने में, समझने में, चलने में, करने में। और क्या ये सच नहीं है कि आज भी बहुत सी जगह वो कहते भाई साहब हो नहीं रहा?
एक उदाहरण देता हूं, फिर विजय जी के पास जाऊंगा। नोएडा तो उत्तर प्रदेश का सबसे सरसब्ज इलाका है, इससे ज्यादा सरसब्ज तो लखनऊ भी नहीं प्रशांत बाबू। इसमें कई मॉल ऐसे हैं जिनमें सामान लेने के बाद आप जाते हो, काउंटर है जो जहां पेमेंट होता। क्या मैं 2-3 बार फंस चुका। हम गए, हमारे साथ में हमारी श्रीमती जी, तो वो अपने मोबाइल से बार बार वो क्या QR कोड होता, क्या करे, वो वहां नेट ही नहीं चल रहा, क्या बवाल मचा है। मैंने कहा भाई साहब या तो सामान वापस ले लो, नहीं नगद पैसा लो, ये ड्रामा बंद करो, उठाओ यहां से। आप क्या सामान लेने गुनाह हो गया? ये तो नोएडा का बता रहा हूं। आप कह रहे हो खिमसेपुर में भी बिल्कुल बुलंद चल रहा है मामला, ऐसा ना समझाओ। विजय बंधु जी कहा जा रहा है कि भाई नौकरी करनी है तो आप सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार की बात मानिए, सरकार के आदेश का उल्लंघन मत करिए। जी, जो मेरा काम है हम उसको कर रहे हैं, शिक्षण कार्य हमारा चल रहा है, हम सब सारे अध्यापक स्कूल पहुंच रहे हैं। लेकिन मनीष जी को ये बात समझना चाहिए, और शायद ये उस पक्ष को नहीं देखे कि अगर चलो ठीक है आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, आपकी व्यवस्था बहुत शानदार सुचारू चलती है, 6 के 6 लाख लोग में एक भी इस मुद्दे के साथ नहीं, इसका मतलब आपको भी समझना चाहिए कि इतना बड़ा मास एक साथ खड़ा है। 3 दिन हो गए शासन की तरफ से कोई वार्ता तक नहीं की जा रही है कि एक प्रतिनिधिमंडल बुलाएं, बैठे, बात करें। 3 दिन लगातार जीरो अटेंडेंस ऑनलाइन में है, उसके बाद भी तानाशाही देखिए कि एक भी वार्ता करने को कोई तैयार नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज अभी प्रशांत भाई ने बोला आपने हमको शिक्षा को बख्शीश नहीं बनाया है प्रशांत जी, हमने अपनी योग्यता, क्षमता, पढ़ाई लिखाई और तमाम सरकार की जो नियमावली थी उस पर आकर तो हम शिक्षक बने हैं। आपने बख्शीश में हमको शिक्षक नहीं बनाया है, इस बात को आप हमको भ्रम न दीजिए। हम अपनी योग्यता लेके आए हैं, अपनी क्षमता से आए हैं, किसी के एहसानमंदी में नहीं आए हैं, शिक्षक बने हैं। और आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, इसी शिक्षक के बदौलत विश्व गुरु बनाने का सपना है और उसी को अपमानित किया जा रहा है, उसी को कहा जा रहा अलोकतांत्रिक है, उसी कह रहा कि नियमानुसार नहीं है। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, लक्ष्य दूसरा है, कर्म। मेरा अपना जो समझ में आ रहा है, इनको न शिक्षा से मतलब है, न शिक्षक से मतलब, न शिक्षार्थी से मतलब है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये निजीकरण का एक रास्ता है और पूरा निजीकरण का खेल है। इसका दूरगामी जो परिणाम है हमारा शिक्षक साथी समझ रहा है। इनको धीरे धीरे सरकारी संस्थान, सरकारी नौकरियां, सरकारी व्यवस्थाएं बंद करना है, खत्म करना है। और 30 लाख पद, अभी सर एक वैकेंसी निकली थी 543 पोस्ट के लिए और 4 जून को भर ली गई। कोई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, 543 पोस्ट भर गई, चलने लगा। 30 लाख पद खाली हुए हैं और आज के नहीं खाली हैं। आप एक अध्यापक 300 बच्चे एक अध्यापक पढ़ा रहा है, आप अटेंडेंस में तो आप जोर दे रहे हैं। आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक अध्यापक 300 बच्चों को 200 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? और कक्षाएं अलग अलग हैं, आप अध्यापक दीजिए। तमाम सारे, मैं सर बता रहा हूं, तमाम सारे मेरे पास लगातार फोन आते हैं, सर मैं अकेले हूं और हमको कह रहा है कि आप BRC मीटिंग है, आ जाइए। यार बच्चा चिल्ला रहा है कि हम पढ़ाएं क्या, फिर कह रहा है वो खाना बनाने वाला कह रहा है कि भैया आज तो खाना नहीं बना। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप सारे शिक्षण कार्य के अलावा आज अभी अगर आपकी सरकार संवेदनशील है तो आज घोषणा करें कि जितने भी गैर शिक्षण कार्य हैं सब हम बंद करते हैं और हमारी जो मांगे हैं, जो व्यवहारिक हैं, उसको आप मानिए और इसको आप व्यवस्था को आप ठोक बजा लीजिए। प्रतिनिधिमंडल ठीक है विजय भाई, रुकना होगा। अशोक यादव जी, ठीक है विजय जी, रुकना होगा। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? 3 पंक्ति में 3 लाइन में बताइए, इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे गतिरोध पर समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? क्योंकि मैंने अखिलेश जी का वो सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हम अध्यापकों के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी अध्यापकों के साथ खड़ी। तो आप क्या चाहते हैं? 3 बातें बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं जिसको लेकर के शिक्षक संघर्ष कर रहा है, उन बुनियादी जरूरतों को सरकार पूरा करे। दूसरी बात, जो शिक्षक हमारा, जो सरकार की जो मंशा है, अमिताभ जी, वो मोनोलॉग की है, वो सिर्फ सुनाते हैं, डायलॉग नहीं पसंद सरकार को। तो सरकार को डायलॉग करना चाहिए, शिक्षकों से बात करना चाहिए और बात करके उनकी समस्याओं को सुन के फिर आगे जो भी उचित कदम हो उसको उठाएं।
तीसरी बात जो है कि शिक्षकों का जो शोषण हो रहा, जो आपने कहा कि 27, मुझे नहीं पता था कि अन्य 27 काम शिक्षकों से लिए जाते हैं। हम लोगों को तो 5, 7, 10 पता था। तो इतना अगर ज्यादा उनका शोषण हो रहा है तो उसमें भी सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षक है और उसको जो 27 काम ले रही सरकार, उससे छोड़ के सिर्फ टीचिंग का काम उससे ले सरकार। ये सारी चीजें हैं अमिताभ जी। तो हमारी मांग यही है कि शिक्षकों का शोषण कम से कम सरकार न करे, क्योंकि यही समाज में बुनियादी जो ढांचा तैयार करता है शिक्षक, और उस शिक्षकों के ऊपर अगर इस तरह शोषण होगा अमिताभ जी, तो फिर बुनियादी ढांचा भी छिन्न भिन्न हो जाएगा देश और प्रदेश का। जी प्रशांत जी, बाकी सब मांगों पर तो चलो चर्चा पर चर्चा होगी, लेकिन एक बुनियादी बात कि अध्यापक, बेसिक नैसर्गिक बात है कि अध्यापक का मतलब अध्यापन, ठीक? इस लक्ष्मण रेखा को फिर से रेखांकित कर सकती है क्या सरकार अभी, आज ही शाम को? आदेश तो कभी भी निकल सकता है कि कल से उत्तर प्रदेश भर में समस्त गैर शिक्षण कार्य सरकार के स्कूलों में प्रतिबंधित। यहां यह कदम इसलिए जरूरी है कि यहां से हम अध्यापक को यह भरोसा दिला पाएंगे कि हम आपकी गरिमा के लिए चिंतित हैं। प्रशांत जी, सारा मसला रोटी का ही नहीं होता, गरिमा का भी होता है ना। अध्यापक की गरिमा नहीं रहेगी तो अध्यापक अध्यापन नहीं कर सकता। लिख लीजिए, टूटे मन से, बुझे मन से, हारे मन से कोई क्या पढ़ाएगा? प्रशांत जी। ये बिल्कुल, वो तो सरकार का निर्णय है कि सरकार क्या करेगी, वो सरकार देखेगी कि उनको क्या करना है। बाकी ये कहना कि 0 शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस दिया, तो ये तथ्य गलत है और इसलिए इन लोगों की बातों को विश्वास नहीं कर सकते। कल भी 8-10 शिक्षकों की लिस्ट चल रही थी ट्विटर पे और उनकी बाकी शिक्षक लानत मलानत कर रहे थे कि ये लोग गद्दार हैं समाज के, इन्होंने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया है। तो ये भी बात गलत की, किसी ने, कुछ लोगों ने किया है। और दूसरी बात, योग्यता अयोग्यता की बात है। कोई भी सरकारी नौकरी एग्जाम क्वालिफाई करके ही होता है, योग्य ही होता है, कोई अयोग्य तो होता नहीं। कोई अंगूठा छाप तो भारत में सरकारी नौकरी पे आता नहीं है। ना ही कोई हम बख्शिश दे रहे हैं, ना ही मैं कोई सरकार का व्यक्ति हूँ, ना मैं कोई इस तरह की बात कह रहा हूँ। शिक्षक अपनी योग्यता बनाए, ठीक है, आपने शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने दामाद बना दिया था ना, आपने भी शब्द का प्रयोग किया। शिक्षक को आप दामाद बता रहे हैं, हम दामाद नहीं, हम अपनी योग्यता पर अपनी योग्यता अपने हुनर बैठे हुए हैं। आपने राजनीतिक व्यक्ति ने, मैं आपसे आर्गूमेंट नहीं करूंगा, आपसे मैं आर्गूमेंट नहीं करूंगा, आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो विषय है, फैक्ट है, हम लोग भी इस चीजों को समझते हैं। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि जो चीजें समझते हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन जो अटेंडेंस वाला विषय है, अटेंडेंस तो सब लोग देते हैं, क्या प्राइवेट कर्मचारी नहीं देते हैं, केंद्रीय कर्मचारी नहीं देते हैं? यहाँ जो विषय अटेंडेंस का हो रहा है, बाकी आपकी मांगे वो आप एड्रेस करिए, मैं उसको कोई विरोध थोड़ा कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ का जो अटेंडेंस का विषय, अटेंडेंस से क्या समस्या है भाई? आपको समय में आने से क्या समस्या है? हर कर्मचारी तो सरकारी प्राइवेट सब समय से आता है ना। और जहाँ नेटवर्क की समस्या है या पानी भरा है, तो ये कोई परमानेंट समस्या नहीं है, कुछ जगह की समस्या हो सकती है, उसको आप एड्रेस करिए कि यहाँ समस्या है, यहाँ नेट नहीं है, यहाँ हमारा लैपटॉप नहीं चल रहा है, यहाँ बिजली नहीं आई। ये ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल पूरे 6 लाख शिक्षकों की समस्या हो। आप जब एक खांचे में सारी चीजों को बैठ देंगे तो ऐसे समस्या का समाधान नहीं होगा। इस तरह के एकदम से आप एक तरफा विरोध करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार फिर आपसे बात करने के लिए, आप एक लॉजिकल तरीके से बातों को आप रखिए। कोई दुश्मन नहीं है, आप भी हमारे समाज के अंग हैं, हमारे परिवार के भी शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ कोई दुश्मनी नहीं चाहिए, कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई कोई तलवार, लेकिन लॉजिकल तरीके से बात रखेंगे तो उसका समाधान निकलेगा। ठीक है विजय जी, अभी रुकना होगा, 1 घंटा बहस चली। कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर तर्क वितर्क नहीं हो सकता, वो सबको स्वीकार करनी चाहिए। लोकतांत्रिक परिवेश में ये अपरिहार्य है, मैं वैकल्पिक नहीं कह रहा, अपरिहार्य मैंडेटरी होता है सिद्धांत के तौर पर कि अगर प्रशांत जी ने उसमें एक अलग आंकड़ा रखा कि भाई कुछ लोगों ने दस्तखत किए, हम कह रहे 6 लाख में 6000 ने दस्तखत किए डिजिटल। फिर भी अगर 95, 97, 98% लोग एक निर्णय से असहमत हैं तो 72 घंटे बीत गए। बेसिक शिक्षा वाले अधिकारी क्या नींद में हैं क्या? वार्ता नहीं होनी चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए, जिले इलाही हैं क्या, मुगले आजम कि कह दिया कर दिया, डोंट वरी? नहीं भाई, अगर आपका निर्णय स्वीकार्य नहीं है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए भाई? कहा जा रहा है कि सरकार के निर्णय का विरोध नहीं होना चाहिए, यह तर्क ठीक नहीं।
निर्णय तो सभी सरकार के ही होते हैं। कलेक्टर का ट्रांसफर होता है सोमवार को सुबह, सोमवार की रात में लोक हित में रोक दिया जाता है। तब अशोक यादव जी होता है ना, ये सब सरकारों में होता है। इस खेल का क्या मतलब है? लेकिन अध्यापक के लिए दूसरा अपना रख दोगे। मैंने कहा आप भरोसा जीत लेते। बेसिक शिक्षा के नौकरशाह जो आईएएस हैं, उनको इतनी समझ होनी चाहिए। आप जो निर्णय, मैंने कुछ निर्णय बताए, रसोईया के काम से अध्यापक को मुक्त कर देते। आप कहते गैर शिक्षण कार्य नहीं कराएंगे, आदेश जारी कर देते सोमवार को। मंगल को जारी कर देते कि महिला शिक्षक 10 किलोमीटर के रेडियस में ही नियुक्ति पाएंगी। बुधवार को स्कूल ले आते तो विरोध करने का अवसर नहीं रहता ज्यादा। थोड़ा बहुत विरोध तो होता, लेकिन इतना नहीं होता। आप अपनी हमदर्दी का सबूत तो देते। ये मसला केवल इसलिए नहीं कि योगी जी की सरकार में हो रहा, या अखिलेश जी की सरकार में भी यही काम था, मायावती जी की सरकार में भी यही था। मास्टर पढ़ाने के अलावा सब कामों में आप व्यस्त रखते हैं उसको। क्यों? एक और बात कहता हूं, राज्य कर्मचारियों का दर्जा आप अध्यापक को क्यों नहीं देना चाहते? क्या गुनाह है अध्यापक का? मनीष बाबू, क्या प्राधिकरणों में चेयरमैन और सीडीओ उनको छोड़ दीजिए, क्या सीईओ, नीचे का जो मेन मशीन है प्राधिकरणों की मशीनरी, वो 20-20, 25-25 साल से एक ही जगह कबड्डी नहीं खेल रहे हैं? खेल रहे हैं ना? कलेक्ट्रेट में कबड्डी खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? कलेक्टर ही ना बदल रहे हैं। असला बाबू तो 20 साल से वही है। क्या वहां ध्यान नहीं जाता? असला बाबू एक ही है। क्यों? ये हमको एक चीफ सेक्रेटरी ने बताया था एक बार कि भाई साहब क्या करें, असली ताकत तो वहां है। तब वो लोग सरकार से तनख्वाह नहीं लेते, वो सरकार के मुलाजिम नहीं है। समदृष्टि रखिए, समदर्शी बनिए। जैसी व्यवस्था आप सरकारी कर्मचारियों के लिए रखना चाहते हैं, वैसी अध्यापकों के लिए रखिए, और जैसी सुविधाएं आप सरकारी कर्मचारियों को देना चाहते हैं, वैसी अध्यापकों को दीजिए। इसमें क्या समस्या है? अभी प्रशांत भाई ने कहा कि राज्य के कर्मचारी है। हां, मैं यही तो करूं, आप ये मान लो, कागज पर मान लो ना। अपना बेटा और सौतेले बेटे वाला भाव ठीक नहीं। बेटा बेटा है, संतान संतान है। द्वयम दर्जे का नागरिक नहीं होना चाहिए अध्यापक। और भारत जैसे देश में अध्यापक के साथ ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, 10,000 रुपया पर एक चतुराई होती है। प्रशांत जी भी इस बात से सहमत होंगे। विधानसभा में प्रश्न होता है कि क्या अध्यापक कम है बच्चों की तुलना में? तो बाबू लोग प्रश्न का उत्तर बना के देते प्रशांत जी मंत्री को। क्या ये कल्याण सिंह जी का पोता जो है मंत्री संदीप, वो तो बेचारे पढ़ते हैं केवल। बोले नहीं जी, अनुपात समानुपात सब बराबर है। कैसे? बोले इतने शिक्षा मित्र 1,72,000 और 40,000 अनुदेशक, सब जोड़ के बता दिए। विधानसभा से तो आप निकल आए। मेरा सवाल, जब आपने उनको वहां शिक्षक माना तो उन्हें शिक्षक का ग्रेड क्यों नहीं दे रहे? वहां तो शिक्षक गिना दिया मनीष बाबू, और निकल आए विधानसभा से ताली बजवा के। उसको मिल कितना रहा है? 10,000। नया शिक्षक क्यों नहीं भर्ती करेंगे? वो उसकी संख्या दिखा दी। क्या यह सच नहीं है कि 6 साल से बेसिक में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई? मनीष बाबू, कोई ये मान सकता है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि 6 साल में टीचर रिटायर नहीं हुए, गोलोकवासी नहीं हुए, भर्ती नहीं हुई, और बच्चे हर साल बढ़े हैं। इस बार 60 लाख ज्यादा आए हैं बेसिक में। फिर उनकी पढ़ाई कैसे हो रही है? ये प्रश्न नहीं बनता क्या, जो विजय बंधु कह रहे हैं? प्रशांत जी, सरकार के लिए ज्यादा उचित ये होता कि बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को बुलाकर टाइट उनके पेच कसे जाते कि ये तमाशा क्या है।
उनके पेश कैसे जाने चाहिए थे? और राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर ये निर्णय होना चाहिए, क्रांतिकारी निर्णय होगा। आज अभी सरकार अगर ये घोषित कर दे कि शिक्षकों से केवल शिक्षण कार्य ही लिया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, देखिए इस निर्णय के विरोध के पक्ष में पूरा प्रदेश खड़ा होता कि नहीं होता है। हम भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जिस अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है सरकार के, तो उसका टीचर रसोईया का काम करे। हम भी नहीं चाहते। हम चाहते हमारे बच्चे को पढ़ाए। एक तर्क दिया जा रहा है, मुझे कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की। ऐसे मौकों पर मुझसे दोनों पक्ष के लोग जुड़ते हैं। कहा गया भाई इससे टाइम से पढ़ाई होगी स्कूलों में। क्या प्रशांत जी, मैंने उनसे एक मासूम सवाल पूछ दिया। मैंने भैया अभी भी मास्टर आया कि नहीं आया इसकी जांच पड़ताल के लिए पूरी एक प्रक्रिया है क्या? सरकारी अधिकारी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके पास मनरेगा में फावड़ा लेके जमीन खोदने काम थोड़ी ना, उनके काम पास यही निगरानी है। मैंने उनसे कहा चाहे एक बात बताओ, इससे तो शिक्षा एकदम चौकस हो जाएगी, लेकिन जो 27 किस्म के और काम टीचर को दे रखे हैं उनसे शिक्षा प्रभावित नहीं होती क्या? वो फोन काट दिया। अरे बोले भाई साहब आप भी, मनीष बाबू टीचर को पढ़ाने का समय कहां है? आपने उसकी ड्यूटी बीएलओ में लगा दी, वो गली गली घूम रहा है, बोले वोटर बनवा लो। ये क्या तमाशा है? उस टीचर का सम्मान कौन करेगा जो रसोईया काम कर रहा है, चौकीदारी काम कर रहा है? अब मैंने स्कूलों में देखे पुताई कर रहे हैं, पुताई स्कूल की टीचर, और फिर कपड़ा बदल के फिर संस्कृत पढ़ाने लगे। ऐसे चलेगा? डिजिटल करना चाहते करिए, फिर डिजिटल लायक माहौल भी स्कूलों में बना दीजिए ना। नहीं, हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग मानते हैं अशोक जी, डिजिटल का मतलब सब कुछ भव्य, व्यवस्थित, सुचारू। नहीं मनीष जी, स्कूलों को वैसा बना दीजिए ना। अभी बाथरूम नहीं है, बाथरूम है तो दरवाजा नहीं उसमें। सच नहीं है क्या? ये तर्क ठीक नहीं कि मोबाइल सबके पास है, सब डिजिटल है। नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। आप जो सामान्य बिना किसी खर्चे के जो काम हो सकते, महिलाएं 10 किलोमीटर के दायरे में ही नियुक्त होंगी, इसमें सरकार के ऊपर 1 रुपए का बोझ नहीं पड़ेगा। प्रशांत भाई, क्या मनीष बाबू गलत तो नहीं कहा? एक इतना अच्छा मैसेज जाएगा, लगेगा मुंह में मिश्री घोल गई। आहा, हमारी नारी शक्ति प्रसन्न हो जाएगी। ये भाषा कौन सी है? कह रहे नहीं नौकरी करनी है तो फिर तो रहना पड़ेगा। ये भाषा ठीक नहीं लोकतंत्र में। मैं फिर कहता हूं, करना तो पड़ेगा, लेकिन चुनाव आता है ना। हमने इस देश में इमरजेंसी देखी, लेकिन जब वोट देने का अवसर आया तो जनता ने फैसला सुना दिया। नहीं, इसलिए मैं कहता हूं संवाद और विमर्श लोकतंत्र की पहली शर्त है। इतना बड़ा फैसला अगर करना था बेसिक शिक्षा परिषद को, तो उसको संवाद करना चाहिए था। 6 लाख अध्यापक हैं, 60,000 ना सही कम से कम 6,000 प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए थी, ताकि 1% लोगों से तो बात हो। 100% के लिए फैसला सुना रहे हो जिले इलाही मां बदौलत, और 1% से भी बात नहीं की। ये तर्क ठीक नहीं। आप शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को अध्यापक बनाना मानते हैं, उनको पूरा ग्रेड दीजिए, फिर उनसे डबल डिजिटल करवाइए। क्या बोले ये बाकी लोग 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे हाजिरी डिजिटल में, कराइए। मैं उनसे कहूंगा कि भाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उनको बनाइए ना, पूरा मानदेय दीजिए अध्यापक वाला। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ही सुघन, जो जे आचरण ही सुनर न घनेरे। ये वैसा रास्ता नहीं चलेगा। अध्यापक के आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। अध्यापक मन से पीड़ित नहीं होना चाहिए, प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। हारे हुए मन का अध्यापक भास्वरित भविष्य वाले बच्चे कैसे तैयार करेगा? सोचिए। पुलिस से तुलना नहीं होनी चाहिए ना।
फिर पुलिस वाले सेना से तुलना करने लगेंगे, फिर सेना वाले अमेरिका नेवल स्टाफ से तुलना करने लगेंगे। ये तर्क ठीक नहीं। नेताओं को, सबसे मंत्रियों को, विधायकों को सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं, वो क्या पुलिस का जीवन है उनका? नहीं ना, है ना। आपके मकान में बाथरूम में भी एसी लगा है। अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री का शीश महल आया था चर्चा में। क्या सुबह निवृत्त होने के लिए, अशोक जी आपकी गुइयां हैं, निवृत्त होने के लिए पानी भी का रिमोट, उसका पानी का भी रिमोट कि कितने डिग्री पे गुनगुना चाहिए। क्या ये तरीका है शासन का? और हम 10,000 रुपया जिसको दे रहे हैं उस पर उसको फांसी पर लटकाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इस मसले पर पहल होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, और जब तक संवाद ना हो जाए, संवाद से निष्कर्ष ना निकल जाए, इस निर्णय को मुलतवी कीजिए, स्थगित कीजिए। पहले संवाद हो, वो बुनियादी जरूरतें मांगे पहले पूरी की जाएं जिनमें कोई बहुत ज्यादा व्यवस्थागत परिवर्तन की जरूरत नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिए 2, नॉन टीचिंग काम नहीं करेंगे अध्यापक, महिलाएं केवल 10 किलोमीटर के दायरे में पोस्टेड होंगी, इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई झंझट नहीं, ये 5 मिनट में आदेश जारी हो सकता है। ये करिए और संवाद करिए, राय बनाइए। संसद, लोकतंत्र का मतलब संसद, विधानसभा, वहां संवाद ही तो होता है पक्ष और विपक्ष के बीच में। वैसा ही संवाद सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच में होना चाहिए। और मैं अंत में कहूंगा, अध्यापक की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये हमारा सबका दायित्व है, सरकार में हो उनका भी, विपक्ष में हो उनका भी, और जो किसी पक्ष में नहीं, ना सरकार में ना विपक्ष में, हमारे जैसे साधारण लोग, उनकी भी जिम्मेदारी है मनीष बाबू। क्या जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है उसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? शिक्षक किसी राजनीति में नहीं है, वो अपनी बुनियादी जरूरतों और अपनी बुनियादी मांगों तक के महदूद है, सीमित है। सत्ता को चाहिए कि संवाद का रास्ता खोले। अध्यापक भी उसके हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के संतान हैं, उनके प्रति सहानुभूति के साथ विचार होना चाहिए। अध्यापक प्रसन्न रहेगा, खुशहाल रहेगा, आत्मविश्वास के साथ रहेगा, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर गढ़ेगा वो अपने कक्षा में, अपनी पाठशाला में। और अध्यापक समस्याओं से घिरा रहेगा, गैर अध्यापन वाले मजदूरी किस जैसे कामों में उलझाया रखेंगे आप उसको, अल्प वेतनमान में शिक्षा मित्र और अनुदेशक जैसी स्थितियां रहेंगी, तो अध्यापक का मन बुझा रहेगा। ये नहीं होना